हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में कौन कौन से डिसीजन लिए जाते हैं। याद रखिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में तीन तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। अगर आपको ये नहीं पता कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, तो उसके ऊपर मैंने जो वीडियो है, इसका इस टॉपिक का पार्ट 1 है, वो इसी चीज़ पे है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 को, तो आप प्लीज़ देखें। वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे डिसीजंस जो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर लिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो तीन तरह के डिसीजंस हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। तो ये तीन तरह के डिसीजन जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में लिए जाते हैं। चलिए आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि ये तीन तरह के ये जो तीनों डिसीजन हैं वो है क्या। हम पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। इन्वेस्टमेंट डिसीजन की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो डिसीजन है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेता है उसको कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखिए नॉर्मली क्या होता है, दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं कंपनी के द्वारा। एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट जो होता है, जैसे कि इन्वेस्ट करना बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने में, पैसा लगाना, ठीक है, करना मशीनरी खरीदने में, इसके अलावा फर्नीचर खरीदने में। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये लंबे समय के लिए की जाती है, इसलिए इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे उसको कहेंगे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। याद रखिएगा, इस डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते समय कुछ बातों का ध्यान में रखना होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना होगा कि उस पर मशीनरी परचेज करने में जो पैसा लाया जाएगा वो उसका एक्चुअल में कितना लाया जाएगा, उस पर इंटरेस्ट रेट क्या है, रिटर्न कितना मिलेगा उस मशीनरी से, क्या बेनिफिट देगी मशीनरी, नहीं देगी, कितना पैसा फंसेगा अगर मशीनरी में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्या अदर कामों के लिए पैसा बचेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान में रखा जाता जिनका ध्यान रखा जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेते वक्त। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो दूसरा जो कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का वो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन नाम से बच रहा है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि शॉर्ट टर्म है। यानी कि जब हम शॉर्ट टर्म ऐसे एसेट जैसे जो कि जैसे कि मान लीजिए डेटर हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, अदर करंट एसेट जैसे कि इन्वेंट्री वगैरह हो गया, तो इनमें जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो नॉर्मली जनरली एक साल के अंदर के लिए की जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप स्टॉक खरीद रहे हो, तो आप 3 से 4 महीने के लिए खरीदोगे ना। मान लीजिए आपका अगर फर्नीचर का कारोबार है, आपको फर्नीचर खरीद करके बेचते हैं, तो फर्नीचर में जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे वो जनरली आप 3 से 4 महीने के लिए करोगे कि हाँ भाई ये खरीदना है और 3 महीने बाद बेच देना है। तो इस तरह की जितनी भी इन्वेस्टमेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन है, इससे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है उनको कहते हैं हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये भी डिसीजन जो है काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना जाता है, जैसे कि कई बार होता है हम ये भी देखते हैं कि हाँ डेटर, जैसे कि मान लीजिए आपको पता है डेटर का मतलब होता है जिन लोगों को हमने उधार दिया, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है डेटर में इन्वेस्ट करने से पहले कि इतना ही डेटर हो, इतना, क्योंकि डेटर में अगर आप डेटर वगैरह ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हो अपनी कंपनी में, फर्म्स में डेटर बढ़ा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका पैसा फंसता है ना। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कितना डेटर होना चाहिए, इतना ही हो कि आराम से आपका बाकी का काम भी चले। ऐसा ना हो कि डेटर में ही इतना आपने पैसा लगा दिया, उधार में बांटे जा रहे हैं, कि बाकी अदर काम के लिए पैसे नहीं बच रहा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। तो नॉर्मली हम ये जान लेते हैं अभी एक साथ कि अगर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। तो देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट आप डिसीजन लेते जनरली लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो उसमें पैसा लंबे समय के लिए फंसता है और लंबे समय तक पैसा इनफ्लो आउटफ्लो होता रहता है। कैश पैसा आएगा जाएगा, है ना। जैसे बिल्डिंग आप बना रहे हो तो लंबे समय तक आपको पैसा जो है 2 साल मान लीजिए बिल्डिंग बनाने में लग रहे हैं, तो लंबे समय तक पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इस बात का ध्यान रखना होता है, ये फैक्टर अफेक्ट करता है कैश फ्लो, क्योंकि आपको एनालाइज करना होता है कि कितने पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। वो जब एनालाइज कर लेते हैं तभी हम ये डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो कैश फ्लो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर दूसरे फैक्टर की बात करें तो वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके मन में ये बात तो ज़रूर आती है कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ रिटर्न तो मिलना चाहिए ना, प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो इस बात का भी एनालाइज किया जाता है डिसीजन लेने से पहले कि रिटर्न कितना मिला। अगर रिटर्न अच्छा मिलता है तो इन्वेस्टमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, और रिटर्न कम मिलता है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो ये डिसीजन को इफेक्ट करता है रिटर्न, उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। इसके अलावा अगर रिस्क की बात करें, आपको पता है जिस इन्वेस्टमेंट पर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होगा उसमें इन्वेस्टमेंट के चांसेस कम होंगे, तो ये डिसीजन को इफेक्ट कर रहा है ना। तो ये भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है डिसीजंस को। इसके अलावा अदर क्राइटेरिया भी होते हैं, जैसे कि अगर आप किसी भी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हो कि कितना इन्वेस्टमेंट में अमाउंट लगेगा, कितना इंटरेस्ट रेट है मार्केट में,
इसका कैश फ्लो कितना है, रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न कितना है। तो ये सारी फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, क्योंकि इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते ही आप ये चीज़ सोचते हो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो अगर हम बात करें अब नेक्स्ट डिसीजन की, तो वो है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप अगर फाइनेंस करना है अपने, देखिए कंपनी के पास लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए कई सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रीफरेंस शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया। तो ये सारे के सारे जो सोर्सेज हैं, इन सभी से पैसा एक्वायर इजीली किया जा सकता है कंपनी के द्वारा। इजीली तो नहीं कहूँगा, मतलब एक्वायर करने के इतने सारे सोर्सेज हैं। तो ये जो फाइनेंसिंग डिसीजन है, इसमें यही देखना होता है कि ये फाइनेंसिंग के लिए हमारे पास इतने सारे जो ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन कितना यूज़ करना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो क्या 10 के 10 लाख के लिए इक्विटी शेयर ही जो है इशू कर देना चाहिए, या डिबेंचर पूरा इशू करना चाहिए, या 5 लाख के लिए इक्विटी, 5 के लिए डिबेंचर, या कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअल में ये जो डिसीजन होता है वो रिलेटेड होता है कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी कि कितना बड़ी मात्रा में कौन कौन कितनी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, किन किन सिक्योरिटीज़ की, इक्विटी शेयर्स की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, प्रेफरेंस शेयर की कंपनी में कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, और डिबेंचर इशू कितनी क्वांटिटी में हमें करना चाहिए। तो ये सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं, इन सभी डिसीजन को हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है। अच्छा, अब बात करें अगर हम अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे, फाइनेंसिंग डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन ये दोनों अलग अलग है। फाइनेंशियल डिसीजन में इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन तीनों चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है सिर्फ एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड जो डिसीजन होता है ना, सिर्फ वही कहलाता है फाइनेंसिंग। याद रखिएगा, फाइनेंसिंग और फाइनेंशियल डिसीजन दोनों में फ़र्क है। फाइनेंशियल डिसीजन में इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड, इन तीनों डिसीजन को मिला करके हम फाइनेंशियल डिसीजन कहते हैं। लेकिन अगर फाइनेंसिंग डिसीजन पूछा जाए, तो इसका मतलब होगा फाइनेंस को एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड जो डिसीजन है, यानी कि पैसा किस तरह से प्राप्त करना है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन कहलाएंगे वो फाइनेंसिंग कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें फाइनेंस सोर्स जो भी है, दो तरह से डिवाइड की जा सकते हैं फाइनेंस सोर्स को। एक होता है ओनर्स फंड और दूसरा है बोरोअर्स फंड। जैसे कि आप जानते हैं इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर हो गए, ये कंपनी के ओनर से होते हैं ना। तो इन सोर्सेज से अगर कभी भी जो फाइनेंस किया जाता है, तो इन सोर्सेज को हम क्या कहेंगे, ओनर्स फंड। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, ये जो है ये कर्जे हैं, है ना, कंपनी के लिए, तो याद रखिए इनको बोरोअर्स फंड कहा जाता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि फाइनेंसिंग डिसीजन होता क्या है। अब हम ये समझते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन लेते वक्त, यानी कि कितना डिबेंचर इशू करना चाहिए, कितना इक्विटी शेयर, कितने लोन लेने चाहिए, ये सब तय करते वक्त क्या क्या बातें जो हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, या कह सकते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। पहला है कॉस्ट। याद रखिएगा, कॉस्ट का मतलब होता है, जैसे अगर आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है कि आपको प्रॉफिट देना होगा, डिविडेंड देना होगा। अच्छा, अगर बात करें डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स की कॉस्ट क्या होगी, इंटरेस्ट होगा, है ना। तो याद रखिएगा, इंटरेस्ट होता है, लोन का भी कॉस्ट होता है इंटरेस्ट। तो याद रखिएगा, कोई भी अगर आप फाइनेंस यूज़ करते हैं ना, तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, आपको कुछ ना कुछ बदले में देना होता है। जैसे कि इक्विटी शेयर्स को आप डिविडेंड देंगे, डिबेंचर्स को आप इंटरेस्ट देंगे, लोन आप ले रहे हैं तो इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कॉस्ट कहलाएंगे उस फाइनेंस सोर्स के। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कॉस्ट, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, पहले 10 था अब 20 हो गया है, तो उस केस में आप क्या चाहोगे कि डिबेंचर्स इशू करें, नहीं, तो उस समय आप कोशिश करेंगे कि ओनर्स फंड का ज़्यादा प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो ये इफेक्ट करता है कॉस्ट, जितना ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा होगा, डिबेंचर्स या लोन वगैरह के इंटरेस्ट वगैरह रेट जितना ज़्यादा होंगे ना, उतना ही ज़्यादा इनको कम इशू किया जाएगा, इन सोर्सेज से कम पैसे लिए जाएंगे। अगर रिस्क की बात करें, तो रिस्क भी एक फैक्टर है जो कि फाइनेंसिंग डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। जिस में ज़्यादा रिस्क होगा, ठीक है, उस मतलब जिस भी इंस्ट्रूमेंट में, यानी जिस भी सिक्योरिटी या सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस में ज़्यादा रिस्क होगा, उससे कंपनी बचने की कोशिश करती है, और जिसमें कम रिस्क होता है वहाँ पे उस फाइनेंस सोर्स का यूज़ करने की कंपनी कोशिश करती है। इसके अलावा कैश फ्लो पोजीशन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए डिबेंचर्स आपने इशू कर दिया, आपको पता है डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना होता है ना, और तो इंटरेस्ट के लिए आपके पास कैश भी तो होना चाहिए ना। तो कैश फ्लो पोजीशन भी ध्यान में रखनी पड़ता है किसी भी कंपनी को, ये तय करते हुए कि डिवेंचर इशू करना है या क्या इशू करना है। मान लीजिए अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट इजीली पे किया कर दिया जाएगा, इसलिए डिवेंचर इशू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए कैश फ्लो पोजीशन अगर कंपनी की अच्छी नहीं रहती है, तो उस केस में कंपनी बचती है डिवेंचर्स या लोन वगैरह के थ्रू पैसा एक्वायर करने में।
अगर हम बात करें कंट्रोल कंसिडरेशन, ये भी बहुत इफेक्ट करती है। कई बार क्या होता है, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वही चाहते हैं कि कंट्रोल है ना बटे ना, यानी कि और नए शेयर होल्डर ना जुड़े। तो इस केस को अगर इसको ध्यान में रखा जाए तो उस कंडीशन में ये डिसीजन लिए जा सकते हैं कि डिबेंचर्स वगैरह इशू किए जाएंगे, क्योंकि कंट्रोल कंसिडरेशन को देखते हुए, यानी कि कंट्रोल, क्योंकि डिबेंचर आप इशू करते तो वो ऑनर नहीं बन जाते ना, और अगर आप इक्विटी शेयर इशू करते हैं या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो वो ऑनर बढ़ते हैं ना कंपनी के। तो कंट्रोल कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए डिबेंचर्स वगैरह जो है उसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स को इशू किया जा सकता है। अच्छा, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब भी आप सिक्योरिटी इशू करते हो, जैसे आपने अगर इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो, कोई भी कंपनी इशू करती है तो उसको कई बार ब्रोकर्स वगैरह के थ्रू इशू करवाना पड़ता है, कुछ क्या बोलते हैं लीगल चार्जेस भी लगते हैं, ठीक है। ब्रोकर्स को कई बार कमीशन पे करनी पड़ती है, अंडर राइटर्स कमीशन वगैरह पे करने पड़ते हैं। तो ये जितनी भी कॉस्ट होती है वो होती है फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। तो फ्लोटेशन जो कॉस्ट होती है ना, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उस सोर्स से बचने की कोशिश करिए कंपनी। यानी कि मान लीजिए अगर इशू करने की इक्विटी शेयर्स ज़्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट आ रही है तो कंपनी ये कोशिश करेगी कि कम से कम इक्विटी शेयर्स इशू किए जाए और अदर चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेगी, फिर अदर फाइनेंसिंग सोर्स पे। अच्छा, इसके अलावा अगर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट की बात करें, क्या अवस्था है कैपिटल मार्केट की, तो मार्केट पे बिहेवियर पे भी ज़्यादा डिपेंड करता है। मान लीजिए कैपिटल मार्केट बहुत फेवर में है कि डिबेंचर्स अगर ईजिली कम रेट पे मिल जा रहे हैं, कम इंटरेस्ट रेट पे इजीली डिबेंचर्स इशू किए जा सकते हैं, तो डिबेंचर्स के साथ जाएगी कंपनी फाइनेंसिंग सोर्स में। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कुछ और कंडीशन, तो उसी हिसाब से क्या होगा, अफेक्ट होगा फाइनेंसिंग डिसीजन। तो याद रखिएगा फाइनेंसिंग डिसीजन को ये सभी के सभी फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं, चाहे वो कॉस्ट हो फाइनेंस की, चाहे वो रिस्क हो उसके अंदर, या कैश फ्लो पोजीशन हो कंपनी की खुद की, या कंट्रोल कंसिडरेशन हो, फ्लोटेशन कॉस्ट हो, या स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट हो। अगर हम बात करें तीसरे डिसीजन की, जो कि है डिविडेंड डिसीजन, तो डिविडेंड डिसीजन जो होता है वो रिलेटेड होता है कि कितना ज़्यादा सरप्लस जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए शेयर होल्डर्स के बीच में और डिविडेंड के रूप में, और कितना ज़्यादा जो है रखा जाए रिटेन अर्निंग। आपको पता होगा जैसे कि मान लीजिए सरप्लस हो रहा है कंपनी को, पैसा प्रॉफिट जो हो रहा है, सरप्लस मीनिंग नॉर्मली प्रॉफिट है, ठीक है, जो कंपनी होगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए सरप्लस हुआ, तो 1 लाख पूरा का पूरा थोड़ा ना डिविडेंड इशू जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देगी डिविडेंड के रूप में। हो सकता है कुछ पैसा, मान लीजिए 20,000 रुपये जो है रिटेन कर लिया कंपनी ने अपनी आगने वाले क्या एक्सपेंशन को देखते हुए, बिजनेस को कि एक्सपेंड करना है किसी भी रीज़न की वजह से, तो इसको कहेंगे रिटेन अर्निंग, ठीक है, या फिर रिटेन प्रॉफिट। अच्छा, ये जो 80,000 है मान लो इसको क्या करा है, डिविडेंड के रूप में बांट दिया। तो ये डिसीजन जो लेना पड़ता है ना कि एक्चुअल में जितना भी सरप्लस हुआ है उसमें कितना हमें रिटेन करना चाहिए और कितना डिविडेंड के रूप में बांटना चाहिए, इस डिसीजन को हम कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। यानी कि डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है कि वो डिसीजन जो ये तय करेगा कि कितना सरप्लस का भाग रिटेन अर्निंग के रूप में रिटेन करना चाहिए फर्म के अंदर में, कंपनी के अंदर में, और कितना जो है डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए शेयर होल्डर्स को। अगर हम बात करें डिविडेंड डिसीजन की, तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स की। अगर मान लीजिए एक डिविडेंड जो है ज़्यादा डिक्लेयर किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि शेयर होल्डर्स, मार्केट के अंदर में शेयर प्राइस बढ़ जाती है। शेयर प्राइस क्यों बढ़ती है, वो इसलिए क्योंकि शेयर होल्डर्स को पता है कि यार इसमें इन्वेस्ट करने में फ़ायदा है क्योंकि इसमें डिविडेंड ज़्यादा मिल रहा है। तो अचानक से डिमांड बढ़ जाती है शेयर्स की, जिसकी वजह से सेलिंग प्राइस शेयर प्राइस जो होता है वो बढ़ जाता है। इसी हिसाब से अगर डिविडेंड की वैल्यू कम हो जाती है, अगर डिविडेंड कम जो है डिसाइड किया जाता है कंपनी के द्वारा, तो उससे शेयर प्राइस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है 100% पड़ेगा ही, लेकिन चांसेस हैं कि उसकी शेयर की प्राइस गिर जाएगी क्योंकि डिविडेंड कम इशू हो रहे हैं, यानी कंपनी से लोगों का भरोसा उठेगा जो भी मार्केट के अंदर में शेयर वगैरह खरीदते हैं उन पर। अच्छा, अगर बात करें हम कौन कौन से फैक्टर से जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, तो वो है पहला अर्निंग्स। देखिए, अर्निंग पे डिपेंड करता है कितना डिविडेंड दिया जाएगा, कितना रिटेन किया जाएगा। मान लीजिए अर्निंग बहुत ज़्यादा है तो अच्छा खासा रिटेन भी किया जा सकता है, इजीली डिविडेंड भी दिए जा सकते हैं। अगर बात करें स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की, तो ये भी अफेक्ट करता है डिविडेंड डिसीजन को। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब होता है हर कंपनी ये चाहती है कि डिविडेंड स्टेबल रहे। जैसे कि इस साल अगर फर्स्ट ईयर में अगर 10,000 दिया जा रहा है डिविडेंड, तो सेकेंड ईयर में भी कंपनी चाहेगी कि एक जैसा ही रहे। ऐसा ना हो कि फ्लक्चुएशन, कभी 10,000 दे रही है, कभी 9,000 दे रही है, कभी 2,000 दे रही है, और फिर अचानक से कभी 20,000 दे रही है। इस तरह से अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है ना डिविडेंड डिक्लेयर करने में हर साल, तो उससे प्रॉब्लम ये आता है कि मार्केट की शेयर प्राइस मतलब उतनी साख रह नहीं जाती, क्रेडिट रह नहीं जाता पूरे मार्केट के अंदर में कंपनी का। इसलिए कोशिश करती है कंपनी की स्टेबिलिटी रहे डिविडेंड की। तो स्टेबिलिटी को देखते हुए भी कंपनी कई बार डिविडेंड डिसाइड करती है।
ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, इसके अलावा गवर्नमेंट, क्योंकि हमें पता है जितना ज़्यादा हम रिटेन अर्निंग अपने पास रखेंगे, क्योंकि देखिए डिविडेंड के रूप में जितना भी बांट दिया जाए शेयर होल्डर्स को वो तो उनके घर पे चला गया, वो यूज़ करेंगे। अगर रिटेन करे जाएगा प्रॉफिट तभी तो चांसेस होंगे कि हम इजिली अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, एक्सपेंड करने में पैसा फंड को यूज़ कर सकते हैं ना। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को देख के भी कई बार डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि मान लीजिए कंपनी चाहती है कि हम ग्रोथ के लिए कुछ पैसा रखेंगे अपनी कंपनी ग्रोथ के लिए, तो उस केस में डिविडेंड कम डिक्लेयर करेगी, है ना। अच्छा, अब बात करेंगे कैश फ्लो पोजीशन की। तो कैश फ्लो पोजीशन को भी ध्यान में रखा जाता है डिविडेंड डिक्लेयर करते समय, क्योंकि मान लीजिए कैश फ्लो पोजीशन ठीक ठाक है तब तो अच्छा खासा डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि कैश है इतना। मान लीजिए कैश फ्लो पोजीशन अच्छा नहीं है तो उस केस में क्या होगा, डिविडेंड डिक्लेयर कम किया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें प्रीफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स की, देखिए कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो कि ये चाहते हैं कि मतलब जिनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है, डिविडेंड से मतलब होता है। एक टाइप के ऐसे होते हैं जो कि डिविडेंड से मतलब रखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कैपिटल गेन से मतलब होता है। कैपिटल गेन का मतलब होता है शेयर प्राइस के घटने बढ़ने की से जो गेन होता है। जैसे कि मान लीजिए शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी, आज बढ़ करके 20 रुपये हो गई है, ये जो गेन हो रहा है ना बीच में, इस 10 रुपये को कहेंगे हम कैपिटल गेन। तो याद रखिएगा कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो कि मार्केट में जो शेयर के प्राइस घटने बढ़ने पे कमाना चाहते हैं, और कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो कि एक बार खरीद लिया शेयर और उसके बाद ये सोचते हैं कि इससे डिविडेंड जो मिलेगा वही मेरी कमाई होगी। तो हमें ये भी देखना होता है कि डिविडेंड की एक्चुअल में प्रीफरेंसेस है क्या। अगर मान लीजिए ज़्यादातर डिविडेंड ऐसे हैं जो कि डिविडेंड अर्निंग के लिए शेयर खरीद रखा है जिन्होंने कंपनी का, तो उस केस में डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर करना चाहिए, तो ये डिसीजन को इफेक्ट कर रहा है ना। इसी की तरह अगर मान लीजिए शेयर होल्डर ज़्यादातर कंपनी के ऐसे हैं जो कि कैपिटल गेन की तरफ ध्यान देते हैं, तो उसी हिसाब से कंपनी डिसाइड करेगी कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए। टैक्सेशन पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। मान लीजिए क्योंकि डिविडेंड जितना भी डिक्लेयर किया जाता है तो डिविडेंड पे टैक्सेस लगते हैं, तो मान लीजिए टैक्स अगर ज़्यादा है तो उस केस में डिविडेंड कम डिक्लेयर किया जाएगा, अगर टैक्स रेट कम है तो उस केस में डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये भी अफेक्ट कर रहे हैं डिसीजन को। लीगल कॉन्स्टेंट का भी ध्यान रखा जाता है। याद रखिएगा डिविडेंड जो है, जो रिजर्व पहले से ही कंपनी वगैरह के पड़े हुए हैं, कुछ मतलब कुछ कंडीशंस होती हैं कुछ केसेस में, हर चीज़ मतलब हर पैसा जो कंपनी का हर जो रिजर्व है उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, तो उन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। तो ये भी इफेक्ट करता है डिविडेंड डिसीजन को। तो ये सारी बातें हैं जो कि किसी भी कंपनी को कितनी डिविडेंड डिक्लेयर करनी चाहिए उन सारे डिसीजन को इफेक्ट करती हैं ये सारी बातें। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो हमने अगर बात करें तो इस पूरी वीडियो के अंदर में 3 तरह के डिसीजंस की बात करी। पहला था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें हमने बात करा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या क्या डिसीजन लेने, किस किस तरह से हम डिसीजन प्रभावित होती हैं। इसके अलावा फिर हमने ये समझा कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, और बीच में हमने फाइनेंशियल और फाइनेंसिंग दोनों रीजन के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी समझा था। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने समझा डिविडेंड से रिलेटेड क्या डिसीजन लिया जाता है कंपनी के अंदर में, और क्या क्या चीज़ें जो अफेक्ट कर सकती हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, वो जो पार्ट 3 है इस टॉपिक का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो होगा फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। तो आप इस तीसरी पार्ट जो इसका जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ समय में अवेलेबल हो जाएगा। तो आप को अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें अगर कुछ भी आपको कमेंट करना है इस वीडियो के बारे में या जानना है या कुछ भी। थैंक यू सो मच।